Good evening, class. Today we start with the radiopharmaceutical. So I will take this slide as a reference. Start with the क्वेश्चंस. यहाँ पे स्लाइड में यहाँ पे कुछ मेंशंस किए गए हैं क्वेश्चंस को. उन वो क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट है. ओके, सो प्रिपेयर योर नोट्स अकॉर्डिंग टू दीज क्वेश्चंस. नेक्स्ट, स्टार्ट विद द व्हाट आर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस. सबको दिखाई पड़ रहा है? Yes, ma'am. Okay, so radiopharmaceutical means it is a pharmaceutical preparations that contain radioactive compounds. They are used for the treatment purpose. Okay, so in radiopharmaceutical, radioactive substances are used. They having a property of emitting radiations. Okay, so for example, uranium, cobalt, so the thorium, actinium, these are some compounds or these series having a radioactive substances that having a capability of emitting radiations, and these radiations are used for treatment of the disease. Okay, radioactive substances are different from other substances because they are unstable in nature, and due to the instability they undergo decomposition. Due to decomposition they emit radiations. So there are three type of radiations. First is alpha, second is beta, and third is gamma. So these three type of radiations that are emitted by the radioactive substances. Okay, so any nuclide. Nuclide means क्या होता है? कोई बता सकता है? न्यूक्लियाइड मीन्स क्या होता है? एक एटम में न्यूक्लियाइड क्या होता है? एनीबडी? बेटा ये सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं. प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा है आप लोगों ने 12th में. So nuclide is a species of an atom that having a number of protons and neutrons in its nucleus. Okay, so these are the nucleotide that undergoes in spontaneous nuclear chains. Due to the spontaneous chains, they emit radiations. That's why they are called as radioisotope or radionucleotides. ठीक है, जो ये न्यूक्लियोटाइड. हाँ बेटा. तो आपने न्यूक्लियोटाइड क्या बताया, फिर से बता दीजिए. बेटा न्यूक्लियोटाइड मीन्स होता है आपका जो भी एटम है, ठीक है, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड आउटर मोस्ट शेल में आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो मेनली जो आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस चेंज आता है, जिस चेंजेस की वजह से वो क्या करते हैं, रेडिएशंस को इमिट करते हैं. रीजन बिहाइंड दिस इज क्योंकि जो उनके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनमें अनस्टेबिलिटी होती है, और ये कह सकते हैं जो उनके एटम्स होते हैं वो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं. तो स्टेबिलिटी को पाने के लिए वो क्या करते हैं, रेडिएशंस को इमिट करते हैं टू गेट द स्टेबिलिटी. Okay, so these are the substance called as radionucleotide और radioisotopes. ठीक है, जनरली जो आपके नॉर्मल जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल में जो नॉर्मल सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं उनमें स्पॉन्टेनियस चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं इनमें स्पॉन्टेनियस चेंज होते हैं टू अटेंड द स्टेबिलिटी. ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हुआ? यस मैम, यस मैम. ठीक है, चलिए. तो अकॉर्डिंग टू दी पेनिट्रेशन, यहाँ पे देखिए तीनों रेडिएशंस की पेनिट्रेशन पावर अलग अलग होती है. ओके, तो इन केस ऑफ अल्फा इट हैविंग अ लो पेनिट्रेशन पावर देन अदर टू रेडिएशंस. ठीक है, अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो अल्फा का जो पेनिट्रेशन पावर है, ये जो अल्फा रेज होती हैं ये पेपर को भी पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं. वहीं पे जो बीटा रेडिएशंस हैं दे पेनिट्रेट पेपर एज वेल एज, बट दे डू नॉट पेनिट्रेट दी प्लास्टिक. ठीक है, बट इन केस ऑफ गामा एंड एक्सरेज दे पेनिट्रेट पेपर, प्लास्टिक, बट डज नॉट पेनिट्रेट दी कॉन्क्रीट. ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया बस इस पिक्चर में ये शो किया गया है कि कौन सी रेडिएशन की पेनिट्रेशन पावर कितनी होती है. ठीक है, नेक्स्ट दीज आर द. हाँ बेटा.
बच्चे ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ कर लिया है। Okay, so here there are the characteristics of the different type of rays. First is the alpha rays. So alpha rays are the positively charged rays and having a low penetration power. They having a mass of 4 AMU. Heavy metals having a capacity to emit such type of rays. ठीक है. So because of the low penetration power of the alpha particles, they are not used for the sterilization or for the treatment of the biological applications. ठीक है. अल्फा बीटा गामा इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने 12th स्टैंडर्ड्स में. दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग एनी डिटेल ऑफ दीज. ठीक है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इन सारी रेज के बारे में नहीं बता रही हूँ. ठीक है, इन सारी रेज के डिटेल्स ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो बस मैं सुपरफिशियली इन रेज को टच कर रही हूँ. ठीक है, फर्स्ट था अल्फा रेज. अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज होती हैं एंड हैविंग अ लो पेनिट्रेशन पावर. जो बीटा रेज होती हैं, बीटा रेज आपकी 2 टाइप्स की होती हैं. दे एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म एज वेल एज इन अ पॉजिटिव फॉर्म. दे हैविंग अ ग्रेट पेनिट्रेटिंग पावर देन द अल्फा रेज एंड दीज पार्टिकल आर यूजुअली accompanied by the gamma radiations. ठीक है, तो बीटा particles having a less ionization power than the alpha particles. Okay, beta particles having a negligible mass. Next is the gamma rays. Gamma rays are the neutral in nature, that but they having a more penetration power than the alpha and beta rays. They having a same characteristics as the X rays. ठीक है, they having no charge and no mass. Okay, radio gamma rays are produced during the disintegration of radioactive substance along with the beta radiation during the nuclear fission process. ठीक है, तो जब न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस को कंडक्ट किया जाता है तो गामा रेडिएशंस आपकी प्रोड्यूस होती हैं अलोंग विद द बीटा रेडिएशंस. ठीक है, they are uncharged species and having a poor ionizing power. ओके, तो यहाँ पे एक टेबल यहाँ पे इन्होंने शो की हुई है स्लाइड्स में. ये आपको हेल्प करेगी जितने भी फीचर्स हैं रिलेटेड विद दीज टाइप ऑफ रेडिएशन. यहाँ पे इन्होंने सब मेंशन किया हुआ है कि किसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, किसका आयनाइजेशन पावर ज्यादा है. तो यहाँ पे इन्होंने टेबल में यहाँ पे पूरा मेंशन किया हुआ है. ठीक है, ओके. आइसोटोप्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है बेटा? आइसोटोप्स क्या होते हैं? कोई बताएगा आइसोटोप्स क्या होते हैं? बेटा आप लोग को आवाज आ रही है? कुछ आंसर देंगे. आइसोटोप्स क्या होते हैं? ओके, चलिए. तो आइसोटोप्स सेम हाँ बेटा, सेम एटम नंबर जिनके होते हैं. आइसोटोप्स आर द प्रोटॉन नंबर. सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी आइसोटोप को मेंशन करने का मेन रीजन बस यही है कि जितने भी आपके रेडियो फार्मास्यूटिकल बेस्ड जितने भी प्रिपरेशंस होती हैं उनमें बेसिकली आइसोटोप्स को यूज किया जाता है फॉर ट्रीटमेंट पर्पस. ठीक है, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? दीज आर द कंपाउंड दैट हैविंग अ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास. अब can anybody tell me what is the difference between atomic number and mass number? बेटा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है. एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर में क्या डिफरेंस होता है? चलिए, ये आपके लिए होमवर्क है. आप पता करिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. ठीक है, आवाज आ रही है सबको? यस मैम. बेटा ये बेसिक सी चीजें हैं जो आप लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है, इसलिए मैं इन सब का ज्यादा डिटेल नहीं दे रही हूँ. आइसोटोप्स के केस में आपको ये पता होना चाहिए कि मास नंबर क्या होता है एंड एटॉमिक नंबर क्या होता है. ठीक है, चलिए. नेक्स्ट इज देयर आर 2 टाइप ऑफ रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स. फर्स्ट इज द नेचुरल न्यूक्लियोटाइड्स एंड सेकंड इज द आर्टिफिशियल न्यूक्लियोटाइड्स. Natural nucleotides are produced naturally from the rays
दैट आर स्ट्राइक टू द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका पोटेशियम है, रुबीडियम है, रेडियम 228 है, थोरियम है। So these are the radioactive substances that are characterized in a natural nucleotides. Okay. Second is the artificial nucleotide. Artificial nucleotide, it is a synthesized using nuclear reactors. ठीक है, जिन्हें न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज करके सिंथेसाइज किया जाता है, दे आर आर्टिफिशियल न्यूक्लियोटाइड। एग्जाम्पल रेडियम 226, सीजियम 137, ठीक है। So there are two type of nucleotides that are used for the treatment purpose, ठीक है। मेनली आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव को ही यूज किया जाता है ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। So in this slide there are some units that are used for the radioactive substances, Curie और आपका Rontgen, Rad, RAM, exposure rate constant, RBE. These are the units that are used for the radioactive substances, ठीक है। इन रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के जो यूनिट हैं उनकी डिटेल्स आपको नहीं पढ़नी है, इससे बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे आपको ये बताया है कि ये सारी यूनिट्स हैं जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ रेडियो आइसोटोप, हाँ बेटा। मैम ज्वाइन कर लीजिए, तो संदीप रिक्वेस्ट कर रहा है। कर लिया है, चलिए। प्रोडक्शन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इज नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ओके। चलिए, ओके। सो रेडियो फार्मास्यूटिकल के केस में कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल, ठीक है। कई बार पूछा जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ फार्मास्यूटिकल, ठीक है। तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे स्लाइड में दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग मैं नहीं कर रही हूँ, मैंने अपने खुद नोट्स बनाए हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, ठीक है। सो स्टार्ट विद द स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल। First, the preparations that are used as a radiopharmaceutical should be kept in an airtight container and in a place sufficiently shielded to avoid irradiation of personal by प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमिशन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये है कि जितने भी आपके प्रिपरेशंस होती हैं फार्मास्यूटिकल, रेडियो फार्मास्यूटिकल बेस्ड जितनी भी प्रिपरेशंस होती हैं उनको स्पेशली एयर टाइट कंटेनर्स में रखना चाहिए, ताकि जो भी उसमें से एमिशंस होते हैं प्राइमरी या सेकेंडरी, जो भी एमिशंस होते हैं, जो भी पर्सन उसे हैंडलिंग कर रहा है या जो भी उसके पर्सन में कांटेक्ट में आ रहा है उसमें उसका एक्सपोजर ना हो पाए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है दे आर इंटेंडेड फॉर यूज विद इन अ शॉर्ट टाइम। जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस होती हैं उन्हें शॉर्ट टाइम के लिए यूज करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, बिकॉज दे कंटेन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ठीक है। थर्ड पॉइंट है ड्यूरिंग स्टोरेज कंडीशन एंड सॉल्यूशंस आर कैप्ड इन अ डार्क एरिया टू प्रिवेंट डीकम्पोजिशन ऑफ द प्रिपरेशंस। क्योंकि कई बार कितनी क्या होता है, जितनी भी आपकी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस होती हैं बेस्ड ऑन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, उनमें कई बार ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। तो जितने भी आपके रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस होती हैं उनको स्टोर करने के लिए एयर टाइट कंटेनर यूज करने चाहिए। सेकेंड, डार्क रूम में स्टोर करके रखना चाहिए, ठीक है। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स आर हैंडल्ड विद द फोर्सेप। जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उन्हें खाली हाथ से नहीं उठाया जाता है, बाय द हेल्प ऑफ फोर्सेप उन्हें यूज किया जाता है, ठीक है, या उन्हें हैंडल किया जाता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड इट मस्ट बी यूज्ड व्हाइल वर्किंग विद द रेडियो आइसोटोप्स, ठीक है। ड्यूरिंग दी जब आप हैंडलिंग करते हैं किसी भी रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस की, तो हैंडल करते समय आप प्रॉपरली पूरे कवर होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका फेस या आपके हैंड्स या बॉडी का कोई भी पार्ट उनके
एक्सपोजर में आए। आपकी पूरी बॉडी अलोंग विथ योर फेस पूरा कवर होना चाहिए ड्यूरिंग द हैंडलिंग ऑफ द रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। फूड मटेरियल शुड नॉट बी कैरीड इन द रेडियो एक्टिव लेबोरेटरी, जितनी भी रेडियो एक्टिव लेबोरेटरीज होती हैं वहां पे कोई भी खाना नहीं खाना चाहिए। एंड रेडियो एक्टिव प्रिपरेशन एरिया शुड बी रिस्ट्रिक्टेड एंड वेल मार्क्ड। जितने भी रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल बेस्ड प्रिपरेशंस होती हैं उनके जो एरियाज होते हैं वो बहुत सेपरेट जगह में होते हैं और उनमें प्रॉपरली मार्क किया जाता है कि इसे आप यहाँ पे एंटर नहीं करना है, ठीक है। Unnecessary movement of the person should be avoided near the storage area of the radiopharmaceutical products. Unused radioactive nucleotides must be kept in a sealed container, ठीक है। तो these are the storage and handling conditions of the radiopharmaceutics along with, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो कंटेनर्स मेनली यूज किए जाते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के लिए, दे आर थिक ग्लास और पेरिस्पेक्स कंटेनर्स होते हैं, ठीक है। ये कंटेनर्स यूज किए जाते हैं जो सफिशिएंटली शील्डिंग देते हैं जो भी पर्सन उसे हैंडल करता है, ठीक है। जो पॉइंट्स अभी बताए हैं बेटा क्लियर हो गए हैं? एक बार फिर से रिपीट करना पड़ेगा। बेटा रिपीट करना पड़ेगा। यस मैम, रिपीट कर दीजिए। चलिए हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं या स्टोरेज कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए रेडियो फार्मास्यूटिकल के लिए। तो पहले स्टोरेज कंडीशन हम कर देते हैं। जो स्टोर करने के लिए, जो रेडियो फार्मास्यूटिकल के स्टोर करने के लिए जो कंटेनर्स होते हैं मेनली मेड अप ऑफ थिक ग्लास एंड पेरिस्पेस कंटेनर्स होते हैं। जो स्टोरेज के लिए जो एरियाज होते हैं वहां पे डार्क होना चाहिए, लाइट का पेनिट्रेशन नहीं होना चाहिए टू अवॉइड एनी रिएक्शन और डिकम्पोजिशन ऑफ द प्रिपरेशन। जितने भी स्टोरेज एरियाज होते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के लिए वो सेपरेट एरिया में होने चाहिए एंड इट शुड बी वेल मार्क्ड कि यहाँ पे एंट्री प्रोहिबिटेड है, ठीक है। हाँ बेटा। मैम कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ बेटा कर लिया है, कर लिया है, ठीक है। तो जो भी स्टोरेज एरियाज होते हैं उनमें हर कोई एंटर नहीं करना चाहिए। जो भी पर्सन उस एरिया में एंटर करेगा उस पर्सन को प्रॉपरली पूरा कवर होना चाहिए ऊपर से लेके नीचे तक। हैंडल करते समय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को बाय हैंड से नहीं करना चाहिए, बाय द हेल्प ऑफ फॉर्सेप। जितने भी रेडियो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स होते हैं या इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको बाय द हेल्प ऑफ फॉर्सेप यूज करना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है। जो भी एरियाज होते हैं रेडियो एक्टिव लेबोरेटरीज होते हैं या एरियाज होते हैं वहां पे कोई भी खाना नहीं लेके जाना चाहिए, ना ही कोई फोन लेके जाना अलाउड होता है, ठीक है। तो जितने भी आपके रेडियो फार्मास्यूटिकल एरियाज होते हैं उनमें हर किसी का जाना अलाउ नहीं किया जाता है। जो पर्सन उस एरिया में जाता है उसे पूरा अच्छे से पैक किया जाता है और नंबर ऑफ पर्सन उस एरिया में बहुत कम होते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव लिक्विड के केस में क्या होता है, जो वर्किंग एरिया शुड नॉट गेट कंटामिनेटेड विद द रेडियो एक्टिव मटेरियल। इफ रेडियो एक्टिव लिक्विड इज टू बी हैंडल इट मस्ट बी कैरिड इन अ ट्रे विद एब्जॉर्बेंट टिश्यू पेपर, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि जितने भी रेडियो एक्टिव लिक्विड हैं या सॉलिड हैं या जो प्रिपरेशंस हैं उनको आप बाई हैंड से नहीं छूते हो, बाय द हेल्प ऑफ टिश्यू पेपर या फॉर्सेप की हेल्प से उसे हैंडल करते हैं, ठीक है। Next, by the help of rubber globe is used during the working with the radioactive liquids. पिपेट को यूज करना चाहिए एंड जो पिपेट है उनको माउथ से सक नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ड्यूरिंग द यूज ऑफ द पिपेट एक्स्ट्रा केयर शुड बी टेकन, ठीक है। जो भी रेडियो एक्टिव के मटेरियल होते हैं या जो भी वेस्ट मटेरियल है रेडियो एक्टिव मटेरियल का, इट शुड बी स्टोर्ड इन अ डिफरेंट प्लेस और अ सेपरेट प्लेस, ठीक है। और वहां पे उसकी प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए कि ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो वेस्ट है या उसे कब तक आप उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिकॉशंस व्हाइल हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज। One should not touch the radioactive emitter with the hands, but it should be handled by the means of forceps. Smoking, eating, and drinking activities should not be handled in a laboratory where radioactive material is handled. Sufficient protective clothing and shielding have to be used while handling of the material.
Radioactive material have to be stored in a suitable labeled container and covered and preferably in a remote corner. ऐसा एरिया जहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत कम हो. ठीक है. Areas where radioactive materials are stored should be monitored and tested for a radioactivity regularly. ठीक है. Disposal of a radioactive material should be carried out with great care. So these are the precautions that had been taken during the handling and storage of the radioactive substances. ठीक है. ये दिख रहा है इस स्लाइड में. अगर आप देखेंगे कि एक यहाँ पे पर्सन है जो ग्रीन कलर का पूरा कवरिंग किए हुए है. तो जो भी पर्सन होते हैं, जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हैंडल करते हैं, उसको इसी तरीके की पूरी कवरिंग करनी होती है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बॉडी का कोई भी पार्ट उनके कांटेक्ट में नहीं आता है. ठीक है. ये यहाँ पे एक पिक्चर में अगर आप देखोगे तो जो भी स्टोरेज एरियाज होते हैं उन्हें किस तरीके से बनाया जाता है. ठीक है. Next is the applications. Application of radioactive radioisotopes. Radioisotopes are used in therapy. They are used in diagnosis purpose, in research purpose, as well as in the sterilization purpose. ठीक है. So there are 4 different ways in which radioisotopes are used. ठीक. तो start with in therapies. Therapies में आप लोगों ने सुना होगा कैंसर. कैंसर में क्या होता है? कोई बता सकता है कैंसर डिजीज में मेनली क्या प्रॉब्लम होती है? किसकी वजह से कौन जो कैंसर है उसका रेट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है? बेटा कोई बताएगा? मैम आपने क्या पूछा? मैंने पूछा मेनली जितने भी आपके रेडियो आइसोटोप्स होते हैं थेरेपी में भी यूज किए जाते हैं. ठीक है. तो थेरेपी में मेनली क्या है आपका? सबसे है कैंसर. कैंसर में आप लोग सुनते होंगे कि वहाँ कीमोथेरेपी कराया जा रहा है या फिर वहाँ पे रेडियोथेरेपी के लिए लेके जाते हैं. तो कैंसर में मेनली क्या प्रॉब्लम होती है? बेटा आप लोग इतना ज्यादा सुनते हैं, कैंसर क्या होता है? कैंसर मैम आई थिंक उसमें सेल डिस्ट्रॉय होने लगती है, डैमेज होने लगती है. सेल डिस्ट्रॉय होने लगती है. मैम डैमेज समथिंग, मैम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा. कैंसर में मेनली क्या होता है आपका? अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है. सेल में इतना ज्यादा डिवीजन होता है कि वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं करता है, उसकी जगह वो कुछ और फंक्शंस करता है. ठीक है. तो इसमें क्या होता है जनरली जितनी भी आपकी कैंसर सेल्स होती हैं इनमें अनकंट्रोल डिवीजन होने की वजह से वो बहुत ज्यादा डेंस नेचर की हो जाती हैं. ठीक है. तो मेनली अगर इन थेरेपीज में अगर जो फर्स्ट पॉइंट है थेरेपी में हम कैसे यूज करते हैं रेडियो आइसोटोप्स को, जितने भी आपकी रेडियो आइसोटोप्स होती हैं इनकी जो रेज होती हैं इन कैंसर सेल्स पे डाली जाती हैं जिसे हम लोग कहते हैं रेडियोथेरेपी. ठीक है. तो इस थेरेपी में क्या होता है जिस पार्ट में भी कैंसर सेल की ग्रोथ होती है उस पार्ट में हम क्या करते हैं रेडिएशंस को पास करते हैं. तो रेडिएशन जब पास होती हैं तो जितने भी जो कैंसर सेल्स होती हैं ड्यू टू दी डेंस नेचर, डेंस होने की वजह से क्या होता है जो रेडिएशंस होती हैं वो उनमें से जाके पेनिट्रेट हो जाती हैं. तो पेनिट्रेशन होने की वजह से क्या होती है जो सेल्स होती हैं ड्यू टू रेडिएशंस वो क्या हो जाती हैं खत्म होने लगती हैं. ठीक है. तो इनिशियली क्या होता है जो मेन जो काम करते हैं कैंसर में वो यही करते हैं जो अनकंट्रोल सेल हैं उनकी ग्रोथ को किस तरीके से रोका जाए. तो रोकने का सबसे बड़ा तरीका यही होता है कि उन सेल को अगर हम किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दें तो वो फर्दर मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगी. ठीक है. तो इन थेरेपी में क्या करते हैं जितनी भी आपकी कैंसर सेल्स हैं उनमें रेडियो आइसोटोप्स की हेल्प से रेडिएशंस को क्रॉस करवाया जाता है. क्रॉस कराने से क्या होता है जितने भी कैंसर सेल्स हैं उन सेल्स में रेडिएशंस पास करती हैं और पेनिट्रेट होने की वजह से क्या होता है उनकी डेथ हो जाती है. ठीक है. तो यहाँ पे इन दी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर हम रेडियो आइसोटोप्स को यूज करते हैं.
ठीक है। तो द थेरेपेटिकली यूज्ड आइसोटोप्स हैव बीन फाउंड टू डिपेंड मेनली ऑन देयर एबिलिटी टू आयोनाइज एटम, ठीक है। वो किस तरीके से आयोनाइज करते हैं एटम को, उस पर डिपेंड करता है थेरेपी में, ठीक है। द एनर्जी, जैसे फॉर एग्जांपल जो अल्फा रेज हैं उनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत लो है, तो हम ये जो अल्फा रेडिएशंस हैं उनको हम यूज नहीं कर सकते हैं पेनिट्रेशन के लिए। वहीं पे जो गामा रेडिएशंस होती है उनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, तो हम गामा रेडिएशंस को यूज करेंगे अगर हमें किसी भी कैंसर सेल को क्या करना है, खत्म करना है, ठीक है। बेटा क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट? यस मैम। मैम प्लीज इन सबको एक्सेप्ट कर लीजिए मैम, बहुत देर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अरे बेटा हम तो कई बार चलिए कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट है, तो मेनली जो थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेडियो आइसोटोप्स यूज किए जा रहे हैं उसमें एग्जांपल है गोल्ड 198, इट यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द एब्डोमिनल एंड प्लूरल इंफ्यूजन एसोसिएटेड विद द मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। तो जनरली अगर आपके एब्डोमिनल में अगर कोई ट्यूमर आ रहा है तो उस उन ट्यूमर की सेल्स को ब्रेक करने के लिए हम गोल्ड को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूट्रस या यूरिनरी ब्लैडर या एब्डोमिनल में अगर कोई भी अनकंट्रोल सेल ग्रोथ हो रही है तो वहां पे उसे किल करने के लिए हम गोल्ड आइसोटोप को यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोबाल्ट लेबल्ड साइनोकोबैलिन, जिसे हम विटामिन B12 भी कहते हैं, इट इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ परनीसिया एनीमिया, एनीमिया के केस में हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। Sodium iodide preparations are used in the treatment of thyroid disorders. Calcium is used in the study bone structure and carcinoma of the bone. अगर बोन में अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसे स्टडी करने के लिए हम कैल्शियम को यूज करते हैं, ठीक है। स्टोटियम 90 is used for the diagnosis of superficial carcinoma. कार्सिनोमा क्या होता है, कोई बता सकता है? सॉरी, हाँ, कार्सिनोमा कोई बता सकता है क्या होता है? मैम पहली बार ही सुना है। कार्सिनोमा बेटा कैंसर का ही अनदर नेम है, ठीक है। तो कार्सिनोमा में सेम वही चीज होती है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। चलिए नेक्स्ट है इन डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मींस होता है अगर आपको पता करना है कि बॉडी के किस पार्ट में क्या प्रॉब्लम है तो उस एरिया को ट्रेस करने के लिए भी रेडियो आइसोटोप्स को यूज किया जाता है। तो फॉर डायग्नोसिस पर्पस हम रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स को यूज करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल है आपके लेबल साइनोगोबैलिन, इनको यूज किया जाता है फॉर मेजरिंग दी ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा यूट्रस में, यूरिनरी सिस्टम जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तब आपने पढ़ा होगा ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम रेडियो आइसोटोप को यूज करते हैं। हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को कैलकुलेट करने के लिए या डायग्नोस करने के लिए हम रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स को यूज करते हैं। रीनल फंक्शंस को स्टडी करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड एप्लीकेशन था रेडियो एक्टिव का कि टू डायग्नोस दी डिजीज हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिसर्च में यूज करते हैं। एक्सलेंट बायोलॉजिकल एंड मेडिकल स्टडीज हैव बीन कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप एंड इट इज यूज्ड एज अ ट्रेसर। ट्रेसर मीन्स होता है अगर आपको किसी चीज को ट्रेस करना है कि पर्टिकुलर चीज कहाँ पे है तो उसे ट्रेस करने के लिए रेडियो आइसोटोप्स को यूज किया जाता है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो फोर्थ है स्टेलाइजेशन। स्टेलाइजेशन में हमने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो आपके अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं उनको यूज करते हैं फॉर स्टेलाइजेशन पर्पस के लिए। तो जितने भी आपके पैक कंटेनर होते हैं या जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हॉस्पिटल में यूज किए जाते हैं, इन सब के लिए स्टेलाइजेशंस के लिए हम रेडिएशंस को यूज करते हैं, ठीक है। सो दीज आर दी एप्लीकेशंस ऑफ द रेडियो आइसोटोप्स।